नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 12 सितंबर। अंतिम समाचारों का विश्लेषण हम 7 सितंबर का लेकर के आए थे। उसके बाद हम बनाने में सक्षम नहीं हुए, इसके लिए क्षमा। पिछला सप्ताह टाइफाइड से ग्रसित होने के कारण से हम इस श्रृंखला को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे 8 सितंबर से ही। ये वीडियो 8 और 9 सितंबर का है। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बताने लायक हैं। बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी संलग्न होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, सभी जानते हैं। इसीलिए जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचें कि इस संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। विनम्रता मानवीय गुणों में सर्वोपरि है। विनम्रता से बड़े बड़े पहाड़ों को भी झुका हुआ देखा गया है। पहाड़ों से मतलब है कठोर हृदय वाले भी लोग विनम्रता से झुक जाते हैं, विनम्रता से बस में आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये श्रृंखला कैसी लग रही है। सुझाव हैं तो वो भी दें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर अन्य लोगों को भी लाभ दें। आज बहुत सारी खबरें हैं, हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं। रेलवे की लैंड लीज नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। हिजाब का मामला जो कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनी जाएगी उपयोगिताओं की शिकायत है। ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों जब हमारे देश में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई तो उस बारे में खबर है। पीएम-श्री स्कूल के बारे में खबर है। हर एक ब्लॉक में 2 पीएम-श्री स्कूल बनाए जाएंगे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है। स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है, उस समय पर आई थी। जमीन संबंधी मुआवजा जो है उसके संबंध में खबर आई है। रुपए में विदेशी कारोबार करने के लिए सरकार काम कर रही है। श्रीलंका संकट का कारण आर्थिक अपराध है। 8 सितंबर को आशा भोसले जी का जन्म दिवस है, उनके बारे में भी बताएंगे। वही 9 सितंबर की अगर हम बात करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए फिक्स किया है। उसमें 3 प्रश्नों को भारत चीन सीमा विवाद समाधान की ओर आगे बढ़े हैं। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है। परिवहन क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है, ऐसा हमारे परिवहन मंत्री ने कहा है। किंग्सवे से कर्तव्य पथ तक जो जिसको राजपथ कहते थे उसका नाम कर्तव्य पथ हो गया है, उसकी डिटेल जानेंगे। क्यूआर से SAM तकनीक जो हमारी मिसाइल तकनीक है उसके बारे में बात करेंगे। महंगाई और राज्य की भूमिका, महंगाई और राज्यों का कैसा संबंध है इसके बारे में खबर आई है। बहुराज्यीय सहकारिता जो सहकार का मंत्रालय के द्वारा कुछ उपाय किए जा रहे हैं उसके बारे में बात है। भारत जापान रक्षा सहयोग दूसरे जल शोधन विधि बनाई हुई है। BHU के छात्रों ने, शोधकर्ताओं ने, शोधार्थियों ने। और 9 सितंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिवस है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेलवे की लैंड लीज नीति में बदलाव को मंजूरी। भारतीय रेलवे ने अपनी जो लीज पर देने वाली भूमि है उसकी नीति में संशोधन किया है। पहले ये भूमि 5 साल तक के लिए लीज पर दी जाती थी, अब ये 45 साल तक इसको लीज पर देने का प्रावधान किया गया है। वहीं लीज की शुल्क जो है वो 6% से घटाकर अब 1.5% कर दी गई है। और इससे क्या होगा, इससे पीएम गति शक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल और अन्य ढांचागत सुविधाओं में के विकास करने में सहूलियत मिलेगी। ज़्यादा समय मिलेगा। कार्गो टर्मिनल यानी जहाँ पर सामान उतारा चढ़ाया जाता है। जन उपयोगिता वाले कुछ काम होंगे। रेलवे के विशेष इस्तेमाल वाली परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी। वहीं रेलवे की जमीन पर बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार, केबल, सीवेज निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन और शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिता के ढांचागत विकास में भी मदद मिलेगी। और लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 सालों में 300 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएं।
और इस नीति के संशोधन से लगभग 1.25 लाख 1,25,000 रोजगारों के अवसर सृजित होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और राजस्व पैदा करने में भी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और लागत घटेगी, क्योंकि जब भी हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस प्रकार से जो रेलवे की लैंड लीज नीति है उससे बहुत सारे लाभ जो है सरकार को और देश को होने वाले हैं, क्योंकि पीएम गति शक्ति हम जानते हैं कि सभी परिवहनों को मिला करके एक साथ एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ाने की बात हुई है। आगे बढ़ते हैं। हिजाब पर रोक नहीं, सवाल सिर्फ स्कूल में पहनने का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पर कोई रोक नहीं लगा रहा है, कोई रोक नहीं लगा रहा है कि आप हिजाब पहनो या बुर्का पहनो, आप कुछ भी पहने, लेकिन स्कूल में हिजाब पहनना क्या जरूरी है? स्कूल में हिजाब पहनने जरूरी है तो फिर यूनिफॉर्म का क्या काम है? संविधान के अनुच्छेद 19, 21 और 25 में मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, शिक्षा का अधिकार प्रभावित होता है, ऐसा हिजाब का पक्ष रखने वाले वकीलों ने कहा है। तो वहीं ये भी कहा है कि रीजनेबल एकोमोडेशन यानी तर्कसंगत संयोजन के सिद्धांत की को मानना चाहिए, और उसके साथ साथ राइट टू ड्रेस अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हिस्सा है, और राइट टू ड्रेस में राइट टू अनड्रेस भी शामिल है, और स्कूल में कोई अनड्रेस नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनना अनुच्छेद 19 के तहत आएगा, क्या इस पर रोक लगाई जा सकती है? इतना सा सवाल है। और वहीं पर कोर्ट ने कहा है कि विदेशी फैसलों का हवाला न दें। विदेशी जो समाज है उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, भारतीय समाज की अपनी परिस्थितियां हैं। हमारे यहाँ पर अलग प्रकार से डील होते हैं, लोगों के साथ हम डील करते हैं, और विदेशों में अलग प्रकार से, और सभी देशों में समान नागरिक कानून है, हमारे यहाँ समान नागरिक कानून नहीं है। तो इस प्रकार के कई सारे विषय आए हैं। उसी के साथ में अगले दिन ही एक और खबर आई कि कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में जो सुनवाई सोमवार को हुई, लेकिन जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन बताया है हिजाब पर प्रतिबंध को, और कहा है कि सिख भी पगड़ी पहनते हैं। तो स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सिखों की पगड़ी को आप हिजाब से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सिखों की जो 5 चीजें हैं, पगड़ी, कृपाण, कड़ा, कंघा और केश, ये उनके सिख धर्म की अंतर्भूत घटक हैं। वो ऐसा हिजाब के साथ में ऐसा नहीं है, तो उसको उसके साथ में जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं हिजाब के पक्ष वाले वकीलों ने लोक व्यवस्था के आधार पर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ऐसा कहा है। और कहा है कि मुस्लिम छात्राओं के धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है यह। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा है कि अगर आप इसे स्कूल में पहनते हैं तो हम किस तरह की लोक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कैसी लोक व्यवस्था बनाए? लोक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए कुछ कदम उठा सकता है। तो ये अभी विवाद चल रहा है, तो प्रतिदिन इसमें जैसे जैसे अपडेट आ रही है हम आपको पहुंचा रहे हैं। आप इसके नोट जरूर बनाते जाएं, कौन सा हिजाब के पक्ष में आ रहा है, कौन विपक्ष में आ रहा है, सरकार का क्या कहना है और याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है। ये आपको नोट्स जरूर बना लें, ताकि मेंस में आपको कभी भी लिखने का मौका मिलता है तो आप इनके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनी जाएगी उपभोक्ताओं की शिकायत। तो उपभोक्ता का जो मंत्रालय है और उपभोक्ता आयोग है, केंद्रीय उपभोक्ता आयोग, तो काफ़ी समय से, जैसे कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है सुनवाई हुई, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कई दिनों से इस पर काम चल रहा था। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से उपभोक्ताओं की शिकायत सुनी जा सकती हैं। वहीं
जो उपभोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो समय की अवधि है वो बच जाती है, समय बच जाता है, हमारा समय की अवधि कम हो जाती है। और वहीं 24% शिकायतों का निस्तारण भी ऑनलाइन जरिए हो भी गया है। और फिलहाल कुल 6 लाख शिकायतें जो है वो लंबित हैं। 4.5 लाख मामले जिला उपभोक्ता आयोगों के हैं। वहीं 1,40,000 राज्य आयोगों के मामले हैं। वहीं 22,000 मामले राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में लंबित हैं। कुल 34 तरह के मामले दर्ज हैं, जिनमें सर्वाधिक मामले जो हैं वो बीमा, बैंकिंग और आवासीय हैं। इसे घटाने के लिए लोक अदालतों का माध्यम चुना जाएगा। लोक अदालतों के जरिए जल्दी जल्दी इनकी सुनवाई संभव है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इस ऐसी पहलों के माध्यम से हम जो है बर्डन को कम कर सकते हैं, न्यायालय के बर्डन को कम कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को जल्दी राहत दे सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ सहयोग की अपार संभावना है मोदी। और रूस के जो व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन हो रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन संबोधन दिया, उसमें ये बात कही। उन्होंने कहा कि जो पूर्वी आर्थिक मंच जिसको हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022 ऑनलाइन संबोधन में कहा कि आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी मजबूत भारत करेगा। वहीं रूस से कोकिंग कोल यानी लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है, इनपुट है, उसकी ज़्यादा आपूर्ति करने का प्रस्ताव भी रखा है। वहीं इस सम्मेलन को मलेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया के प्रधानमंत्रियों ने भी संबोधित किया। रूस की नई विदेश नीति को मंजूरी दी है। इसमें चीन और भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आगे होने वाला जो संघाई सहयोग संगठन है, उसके बैठक में मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक होगी, ये तय हो गया है। विकासशील देश जो खाद्यान्न, उर्वरक और ईंधन की कमी महसूस कर रहे हैं, ये यूक्रेन संकट के कारण हुआ है, कोविड महामारी के कारण हुआ है। तो भारत इस संघर्ष का कूटनीतिक बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन कर रहा है और हमेशा से करता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत और रूस ने चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बंदरगाहों के बीच नया आवागमन शुरू करने का फैसला किया था, जिससे रूस के इस हिस्से में कोयला, गैस और तेल को भारत तक लाना आसान हो जाएगा। ये 2019 में जो है ये समझौता हुआ था। तो ऊर्जा क्षेत्र में रूस लगातार भारत का सहयोग कर रहा है। जब से यूक्रेन संकट पड़ा है, हमारे देश में रूस से कच्चे तेल का आयात जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। तो पहले 2% होता था, 13% हम रूस से कुल तेल का खरीद रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि रूस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण पार्टनर यानी भागीदार देश बन गया है। आगे बात करते हैं। भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत में ये बात हुई है कि जो पड़ोसी देशों के तटों पर निगरानी रडार का नेटवर्क स्थापित करने की जो स्वीकृति है उसको दी गई है। वहीं भारतीय पक्ष ने अधिक समुद्री सुरक्षा के लिए तटीय रडार प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2019 के जो MOU जो साइन हुआ था उसको जल्दी से जल्दी लागू करने का अनुरोध किया है, ताकि जो तटीय सुरक्षा है वो हमारी मजबूत हो जाए। ऋण सुविधा के तहत परियोजनाओं को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए हैं। सशस्त्र बलों के लिए वाहनों की प्रारंभिक खरीद योजना को अंतिम रूप देने का स्वागत किया गया है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बांग्लादेश ने भारत से चावल, गेहूं, चीनी, प्याज, अदरक, लहसुन जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की अनुमानित आपूर्ति के लिए भारतीय पक्ष से अनुरोध किया है, क्योंकि भारत ही हमारे अपने पड़ोसी देशों का पेट पालेगा। अभी पाकिस्तान भी इसके लिए लगातार गुहार लगा रहा है, वहाँ पर बड़ा संकट आया हुआ है बाढ़ के कारण से। भारत बांग्लादेश सीमा के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर दोनों नेताओं ने अधिकारियों को जीरो लाइन के 150 गज के अंदर सभी लंबित विकास कार्यों को पूरा करने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और त्रिपुरा सेक्टर से बाढ़ लगाने का काम शुरू किया जाना शामिल है इनमें।
दोनों पक्षों ने हथियारों, नशीले पदार्थों, जाली नोटों की तस्करी के विरुद्ध और विशेष रूप से महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए दोनों देशों की सीमा सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना भी की गई है। और हम जैसा जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है 1971 से ही अच्छे रहे, बीच बीच में कभी कभार ऊपर नीचा होते रहते हैं। जिन सशस्त्र बलों ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, उनके लिए 200 जवानों को स्वजन उनके परिजनों को मुजीब छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्यक्रम की शुरुआत की है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान पर एक बायोपिक बनाई जाएगी और ये जो छात्रवृत्ति है वो 10वीं कक्षा के 100 छात्रों, 12वीं कक्षा के 100 छात्रों को दी जाएगी। छात्रवृत्ति का नाम है शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सेना नायकों की जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री स्कूल की बात हुई है। पीएम श्री स्कूल, जैसा पहले कहा था कि मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित होंगे। प्रत्येक ब्लॉक के 2 सरकारी स्कूलों की बात हुई इसमें। एक प्राइमरी स्कूल होगा और एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा, जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो सब उस स्कूल में उपलब्ध होंगी। और ऐसे करीब 14,500 स्कूलों को पीएम श्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री का प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। इनको अपग्रेड किया जाएगा। अगले 5 सालों में 27,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आएगा। और पीएम श्री की घोषणा जो है शिक्षक दिवस के समय पर हुई थी। पीएम श्री स्कूल राज्यों के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। इसमें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा मिलेगी और इस स्कीम पर 2022-23 से अमल होगा। 2026-27 तक 14,500 स्कूल तैयार कर लिए जाएंगे और इसका लाभ जो है 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिलेगा। और इस स्कीम के दायरे में राज्यों के सरकारी स्कूलों के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फॉर्म मंगाए जाएंगे और जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही इनको पीएम श्री के अंतर्गत लाया जाएगा। वहीं 60 मानक तैयार किए हैं, 60 स्टैंडर्ड हैं जो तय करेंगे कौन सा स्कूल पीएम श्री के अंतर्गत आएगा। इसमें स्कूल का भवन है, पर्याप्त कक्षाएं हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी की व्यवस्था है, पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था, खेल का मैदान, शिक्षकों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या है, इंटरनेट की उपलब्धता है, ये सब चीजें उसमें शामिल हो गई। और अगले 5 साल में हर एक स्कूल को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उसके विकास के लिए। वहीं बच्चों के प्रदर्शन का जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक किया जाएगा। इनका विकास ग्रीन स्कूल के रूप में होगा। ये डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब, 3D लैब्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, वोकेशनल एजुकेशन, उद्यमशीलता से ये लैस होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इसमें सिखाई जाएगी। इन स्कूलों में प्रयोग के रूप में महीने में 10 दिन जो है बैगलेस पढ़ाई होगी, यानी बैग ले जाने की जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी। भाषा आधारित शिक्षा भी दी जाएगी और वे सभी सुविधाएं जुटाई जाएंगी जो विद्यार्थियों को एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए अगर ग्लोबल सिटीजन बनना है तो उनकी पढ़ाई को भी ट्रैक किया जाएगा, कितना प्रगति कर रहे हैं इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। वहीं अन्य फैसले जो लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा वो भी यहीं पे छोटे से बता देते हैं कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शैक्षणिक सहयोग को और मजबूत करने के उसका दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन को मंजूरी दे दी गई है। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के 2य चरण को मंजूरी दे दी गई है और छात्र की गतिशीलता बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच MOU की मंजूरी दी गई है। तो शिक्षा क्षेत्र में भारत अब अच्छा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आगे बढ़ते हैं तो पीएम श्री के बारे में यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया।
वाराणसी, लखनऊ सहित देश के 95 शहरों में पहले से साफ हुई हवा। यह राहत की सांस है। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें 131 शहरों को लक्षित किया गया था और उन शहरों में वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे और लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2017 के मुकाबले जो वायु गुणवत्ता है उसमें औसतन 50% तक सुधार हुआ है, जबकि हमने रखा था कि 2017 के मुकाबले वो अच्छी हवा हो जाए। PM 2.5, PM 10 यानी पर्टिकुलर मेटल्स PM 10 और PM 2.5 इसकी बात हुई थी। इनमें बहुत सारे शहरों ने बहुत अच्छा किया है, जैसे वाराणसी ने बहुत अच्छा किया है, लखनऊ ने बहुत अच्छा किया है और ऐसे 131 शहर थे। बहुत सारे शहरों ने उतना अच्छा नहीं किया है। इसके लिए 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है। विश्व बैंक की सहायता से पर्यावरण निरंतरता प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय मंच, इसको iForest कहते हैं, ठीक है, कि ओर से ये एक रिपोर्ट तैयार की गई है और भारत में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के अगले 5 साल के दौरान कम से कम 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण की देने की जरूरत होगी, ऐसा कहा गया है। इस क्षेत्र में 50,000 रोजगार के नए अवसर भी आएंगे। तो ये जो प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और ये स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस होता है, ध्यान रखेंगे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 सितंबर स्वच्छ वायु दिवस पर जो है रिपोर्ट जारी की थी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन में जो नवाचार है वो एक आंदोलन का रूप धारण करे, आंदोलन बने, उसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन का आदेश भी दिया गया है। आगे बात करते हैं। चिंता का विषय ये है कि कुछ शहरों की हवा और खराब हुई है। इनमें से ये 131 शहर में 95 शहर ऐसे हैं जो जिन्होंने अच्छा किया है और 33 शहर ऐसे भी हैं जो 2017 के मुकाबले ज़्यादा प्रदूषित हुए हैं। इनमें अकेले मध्य प्रदेश के जो हैं वो 6 शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर। वहीं मेरठ, गया, जम्मू, बड़ोदरा जैसे शहर भी पहले से ज़्यादा प्रदूषित हुए हैं। और वहीं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो वाराणसी है उसने बहुत अच्छा किया है। पहले PM 10 244 था, अब वहाँ 114 हो गया है। लखनऊ 246 था, अब वहाँ 148 हो गया है। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन चिंता की बात है जिन 33 शहरों ने अच्छा नहीं किया है उन शहरों पर हमको फोकस करने की आवश्यकता है और हर एक राज्य सरकार को इस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्वच्छ शहर ही स्वच्छ देश के भविष्य को बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल स्वामी की सहमति से खरीदार को मुआवजे का हक मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 की धारा 3D सेक्शन 3D के तहत अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद केवल मूल काश्तकार मुआवजा पाने का हकदार है, यानी जिसकी जमीन है मुआवजा उसी को मिलेगा। अगर मूल स्वामी जो है उसकी सहमति होती है तो जिसने भी उस जमीन को खरीदा है उसको मुआवजा मिल जाएगा और मुआवजा पाने का हकदार वो हो जाएगा, लेकिन अन्य प्रकार के लाभ का दावा वो नहीं कर सकता क्योंकि अधिग्रहण की अधिसूचना को वह चुनौती नहीं दे सकता। यानी वो अधिग्रहण नहीं दे सकता, मैं जमीन अपनी नहीं देता हूँ ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये मुआवजे से संबंधित है, जमीन का मुआवजा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय हित के लिए कोई जमीन अधिग्रहित की गई है, एक्वायर की गई है। आगे बढ़ते हैं। रुपए में विदेशी कारोबार बढ़ाने में जुटेगा केंद्र सरकार। RBI बार बार ये प्रयास कर रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है वो डॉलर की अपेक्षा रुपए में हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि रुपए में कारोबार होने से तो रुपए मजबूत होगा और वैश्विक बाजार में रुपए की मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो रुपए और मजबूत होगा। इसके लिए सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय है, RBI, ये आपसी तालमेल से इस विषय को लागू करेंगे और सब अपने अपने स्तर पर इसको प्रसारित करेंगे।
और भारत के साथ कारोबार बढ़ाने वाले देशी विदेशी कारोबारी भारतीय रुपए को आसानी से स्वीकार कर सकें, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो भारत के सभी मिशन व दूतावास वहाँ के कारोबारी समुदाय के बीच आरबीआई की नीति को प्रचारित करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय को कहा गया है कि वो विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी के जरिए इस स्कीम को प्रचारित करने के लिए कदम उठाएं। डीजीएफटी कई देशों में साझेदारी है, जहां वह अपने साझेदारों को स्कीम के बारे में बताएगा। भारतीय बैंक संघ को कहा गया है कि वह दूसरे देशों के बैंकों से बात करें और उन्हें आरबीआई की इस स्कीम के तहत भारतीय बैंकों के साथ रुपए में बोस्टो खाता खोलने के बारे में बताएं। बोस्टो खाता क्या होता है? बोस्टो खाता दो देशों के बैंकों की आपसी सहमति से खोले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि भारतीय आयतक रुपए में भुगतान कर सकता है। अगर भारतीय इंपोर्ट कर रहा है कोई इंडियन व्यापारी, तो वो रुपए में भुगतान कर सकता है। वहीं जो भारतीय निर्यातक को पर्टिकुलर देश का जो कारोबारी है वो रुपए में अदा भी कर सकता है, रुपए में पेमेंट कर सकता है। ये बोस्टो खाता होता है, बोस्टो अकाउंट होता है। तो बोस्टो अकाउंट खोलने की बात हो रही। वहीं चिंता का विषय और जिसको कहते हैं कि चुनौती है कि भारतीय निर्यातक ज़्यादातर डॉलर या यूरो में कारोबार करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी कीमत बढ़ने से उनको फायदा होता है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तो इसको स्वीकार करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी स्कीम है लॉन्ग टर्म के लिए। भारत एक जिसको विकसित देश कह सकते हैं, महाशक्ति कह सकते हैं, बनने के लिए अब इसी दिशा से आगे बढ़ेगा। आगे श्रीलंका का संकट आर्थिक अपराधों की अनदेखी का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि श्रीलंका का जो संकट है वो आर्थिक अपराधों की अनदेखी का नतीजा है। आर्थिक अपराध यानी जिसमें मानव अधिकारों का हनन है, भ्रष्टाचार है, ये इनकी अनदेखी की गई। उनमें जो है लगातार श्रीलंका के अंदर जो है ऐसी चीज़ें होती रहीं जिसके कारण से वहाँ पर दबाव बनता रहा। किस चीज़ का? कर्ज का। तो इसीलिए रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका के सभी समुदायों को राजनीतिक सुधार और जवाबदेही तय करने के दूरगामी मांग, सुधारों और समेकित दृष्टि यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच के विकास की शुरुआत का पहला कदम ये हो सकती है। सुधार इससे जल्दी आएंगे। कठोर सुरक्षा कानून को खत्म करने तथा सुरक्षा क्षेत्र में बदलाव की पहल करने की भी सलाह दी गई है। तो इस प्रकार के चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अधिक कर्ज हो, जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा हमने मतलब श्रीलंका ने क्या किया, कई सारे देशों से पैसा ले लिया, विशेषकर चाइना से, वो सब संकट का कारण बना। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम ने जो भुखमरी है बढ़ रही है उसके प्रति आग्रह किया है, सचेत किया है। खाद्यान्न अन्य वस्तुओं का आसमान छूती महंगाई, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसको WFP कहते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, श्रीलंका की बढ़ती भुखमरी के प्रति आगाह किया है, सचेत किया है कि देश के 5 में से 4 घरों में जो है खाद्यान्न की इतनी किल्लत है कि वे 2 वक्त का भोजन नहीं कर सकते। वहीं 34 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना की है। WFP ने कहा था कि श्रीलंका के 2.2 करोड़ लोगों में से 63 लाख लोग जो है वो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जबकि 67 लाख लोगों को अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पा रहा है। तो श्रीलंका का संकट उनकी अपनी देन है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामले में विचारणीय प्रश्न तय। 3 प्रश्न मूलभूत आए हैं, उसी के अंतर्गत सभी प्रश्न आ जाएंगे ऐसा कहा, क्योंकि एक वकील शंकर नारायण गोपाल शंकर नारायण ने 55 बिंदुओं की एक लिस्ट दी थी। उसमें जो सॉलिसिटर जनरल ने जो विषय रखे 3, वो पहला कि क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली है, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति सरकार को मिल गई, इसके कारण से वो मूल ढांचे यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है। दूसरा सवाल है क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है, यानी प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी ये लागू होता है, इसीलिए मूल ढांचे का उल्लंघन है। तीसरा सवाल है कि क्या 103वां संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन है
कि गरीब वर्ग यानी EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण में OBC SC ST को शामिल नहीं किया गया है। तो ये 3 प्रश्नों पर अब सुनवाई होगी और इन 3 प्रश्नों के आधार पर अन्य प्रश्नों को इन्हीं के अंदर समाहित मान लिया जाएगा। वो चर्चा के दौरान आप ला सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो 3 प्रश्न हमें ये नोट कर लेने हैं। पहला कि मूल ढांचे के विरुद्ध है क्योंकि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण को शक्ति देता है। दूसरा, ये निजी शिक्षण संस्थानों को पर भी लागू हो सकता है इसीलिए। और तीसरा कि EWS के अंतर्गत SC ST OBC को नहीं रखा गया है। तो ये 3 मूलभूत प्रश्न हैं, इन पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे भारत और चीन के बीच में जो मई 2020 से तनाव हो रहा था लगातार गलवान घाटी और में, तो उसको लेकर के अभी दोनों जो है बातचीत के दौरान ये सामने आया विषय कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाएंगे। वो गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके जिसको कहते हैं PP-15, उससे सेना की वापसी होगी। लगभग 1-1 लाख सैनिक दोनों तरफ मौजूद थे, उनकी वापसी अब हो गई है क्योंकि संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन होना है, जब भी बातचीत हमने थोड़ी देर पहले की थी, तो उसमें प्रधानमंत्री की मुलाकात शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति से होनी है। उस बीच में ये जो है स्थिति सामान्य होने की विषय चला था। पहले भी ये आया था जब डोकलाम का विषय आया था, तो उससे पहले उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री की मुलाकात शी जिनपिंग से होनी थी तब भी ये वापसी हुई थी। इसको लेकर के ये दोबारा से वापसी, इसके पीछे और भी कारण बताए जा रहे हैं कि ताइवान के साथ जो है तनाव के कारण से चीन जो है अलग अलग फ्रंट पर लड़ने में सक्षम नहीं है और वो नहीं चाहता है कि हम अलग अलग फ्रंट पर जो है अपनी शक्ति को बांटें। तो ये भी एक जो है विषय सामने आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अगर भारत और चीन जो है वो इस समझौते के तहत अगर वापसी कर लेते हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ दिन पहले ही रूस के राजदूत ने हमसे बातचीत में जो बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारत, रूस और चीन, जिसको रिक्स बोलते हैं, RIC, ये जो है वो विश्व का भविष्य है। तो ये एक अच्छी पहल है। अगर ऐसा होता है तो हमारा भी तनाव कम होगा, लेकिन चीन से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। टीबी मरीज को ले सकेंगे गोद। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है राष्ट्रपति जी उसको लॉन्च करेंगी और उसमें कहा गया है कि जो टीबी है वो 1 साल के भीतर ठीक हो जाती है, लेकिन पोषक तत्वों के अभाव में या पोषक भोजन के अभाव में ये समय ले लेती है। तो भोजन के लिए हर महीने 500 रुपए की सहायता सरकार देती है, लेकिन इसके लिए जन भागीदारी बढ़ा करके इस कार्यक्रम को टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए हम इसको कहते हैं तेजी लाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। अब इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति, NGO, नेता, राजनीतिक दल, कॉरपोरेट हाउस मरीजों को गोद ले सकता है और उनके 1 साल के पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगा वो हर महीने खास मात्रा में। ये इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर हर एक राज्य, जिला, ब्लॉक लेकर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक के टीबी मरीजों का डाटा उपलब्ध होगा। व्यक्ति, संस्था चाहे उसी समय वो अपने ब्लॉक में, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कहीं से भी किसी को भी वो गोद ले सकते हैं और 1 साल के लिए वो गोद लेंगे, क्योंकि 1 साल ठीक होने में समय लगता है। तो अभी देश में 13,51,000 जो है टीबी के सक्रिय मरीज हैं। उनमें से 9 लाख से अधिक ने इसकी सहमति दे दी है मरीजों ने गोद लेने के लिए। तो ये जो है पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं, कोई भी इनको गोद ले सकता है। ठीक है, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, इसीलिए अभियान बड़े जोरों शोरों से हो रहा है, चल रहा है और जन भागीदारी के माध्यम से बड़े
समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जन भागीदारी सरकारी योजनाओं में किस प्रकार से चलती हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। परिवहन क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। हमारे परिवहन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुणात्मक सुधार की जरूरत है, इसलिए इसके लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग जरूरी है। एक 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन मंथन, जिसको आइडिया टू एक्शन, उसका उद्घाटन के समय पे ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से भारत जो है वो 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के साथ एकीकृत दृष्टिकोण जो है रखेगा, तभी ये बनेगा। उन्होंने कहा कि 90% यात्री परिवहन जो है सड़कों के द्वारा होता है, वहीं 70% माल ढुलाई सड़कों के माध्यम से होती है। इसके लिए जब तक इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी एकीकृत दृष्टिकोण नहीं होगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जलमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए लॉजिस्टिक पार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और लॉजिस्टिक पार्कों के लिए जो भूमि उपलब्ध कराना है वो राज्य सरकारों ने कराना है, और राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करा देगी तो लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बन जाएंगे। इससे लॉजिस्टिक लागत जो है वो 16% से घट करके 10% आ जाएगी, क्योंकि ये लॉजिस्टिक लागत जो है, ये कॉस्ट है, वो चीन में 10% है, यूरोप में 12% है। अगर हम 10% पे ले आए तो बहुत सारा पैसा ये बचेगा। और वहीं पर कोलतार और सीमेंट टाइपिंग जो है, टॉपिंग जो है जो करते हैं, मरम्मत करते हैं, उससे सड़कों की उम्र बढ़ जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर 80 लाख पौधे वो भी लगेंगे। पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर ट्री बैंक योजना चलाई जाएगी, जो 80 लाख से अधिक पौधे खरीदे हैं और जो है उनको लगाया जाएगा। वहीं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि 2008 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,000 किलोमीटर थी, अब वो बढ़कर के 1,41,000 किलोमीटर हो गई है। ये बड़ी उपलब्धि है और इनके काम को सभी सराहते भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क्स हमको याद रखना है, वहीं ट्री बैंक योजना, और उसके साथ साथ 90% यात्री परिवहन सड़क के द्वारा होता है, और वहीं 70% माल ढुलाई जो है वो सड़कों के माध्यम से होती है। किंग्सवे से कर्तव्य पथ तक किस प्रकार से ये किंग्सवे बना था, और उसके बाद अब इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ हो गया है। और कर्तव्य पथ जो है वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन कहा था कि गुलामी की एक एक प्रतीक को हमें ख़त्म करना है, गुलामी की मानसिकता को हमें समाप्त करना है, तो उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ यह है। और आप सब जानते हैं पहले स्वतंत्रता के बाद इसको राजपथ नाम दिया गया था, एक किंग्सवे था और एक क्वींसवे था। किंग्सवे को राजपथ कहा गया, क्वींसवे को जनपथ नाम दिया गया। और रायसीना हिल को वायसराय हाउस कहा जाता था, जिसे राष्ट्रपति भवन कहा गया। ग्रेट पैलेस को विजय चौक के नाम से जाना गया, और इरविन स्टेडियम जो था उसको कैप्टन ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नाम दिया गया। ये कर्तव्य पथ बनने की अब जो है 2022 में अब राजपथ से कर्तव्य पथ बन गया है। और ये कैनोपी जो लगी थी इंडिया गेट के सामने, उसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। पहले इसमें जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी 1967 तक। 1967 में इसको हटाया गया, तब से ये खाली पड़ी हुई थी। अब उसमें सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। ये हमारे देश के इतिहास के बारे में एक गौरव का विषय है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैनोपी के बारे में हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लग चुकी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो इसकी स्थापत्य है वो महाबलीपुरम की 6ठी शताब्दी में भवन के स्थापत्य कला से इसको लिया गया है। और 73 फीट ऊंची कैनोपी है ये, और इसको जॉर्ज पंचम की स्मृति में बनाया गया था। इसको 1967 में जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा है उसको इंडिया गेट के इस परिसर से हटा करके जो
कोरोनेशन पार्क है वहाँ पर ले जाया गया है, अभी वो वहाँ पर स्थापित है। और जो कोरोनेशन पार्क है वो भी ऐतिहासिक है, वो भी एक तरह से ब्रिटिश राजता का प्रतीक ही है, क्योंकि वहाँ पर 1877 में क्वीन विक्टोरिया, 1903 में किंग एडवर्ड तृतीय, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत के शासक घोषित वहीं कोरोनेशन पार्क से ही हुआ था, और जॉर्ज पंचम ही इसमें प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए थे इस बात के बाद। तो ये कोरोनेशन पार्क ये भी रास्ता का प्रतीक है, लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यह इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। जो हमारा जो टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज, उसमें इसका प्रक्षेपण में सफल परीक्षण इसका किया गया है। ये हर मौसम में काम करने वाली प्रणाली है, लक्ष्य को पहचानने और उसका निशाना साधने में क्षमता रखती है। ये तुरंत प्रक्रिया करती है, इसका नाम ही इसलिए क्विक रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसलिए इसको QRSAM बोलते हैं। 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक ये सतह से हवा में प्रहार कर सकती है। वहीं 60 किलोमीटर दूर चांदीपुर से अब्दुल कलाम द्वीप पर चौथा लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां से अग्नि सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 10,000 ग्रामीणों को परीक्षण के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया था। 3 लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स उड़ीसा के तटवर्ती बंगाल की खाड़ी में बसे चांदीपुर में है। यहाँ से छोटे रॉकेट से लेकर मध्य दूरी के मिसाइलों का परीक्षण होता है, और सभी प्रणालियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है इसमें। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली, टेलीमेट्रो प्रणाली, सभी पूरा सिस्टम यानी QRSAM तकनीक का बढ़िया काम किया, अच्छा सफल परीक्षण रहा है। तो भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूत होता जा रहा है। आगे बात करते हैं, महंगाई कम करने में केंद्र के साथ राज्यों को भी निभानी होगी भूमिका, जिसका हमने कहा कि महंगाई का राज्यों के साथ संबंध, क्योंकि महंगाई का जो मुद्दा है वो अलग अलग राज्यों के स्तर पर भी अलग अलग है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो है पेट्रोल और डीजल के जो है दाम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है 2 बार जो है शुल्क कम किया है, लेकिन उत्पाद शुल्क को कम किया है, लेकिन राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। तो राज्यों को ऐसा करना चाहिए। इसीलिए अलग अलग राज्य में महंगाई की दर अलग अलग है, और राज्यों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि राज्यों के द्वारा ही जनता तक सेवाएं पहुंचती हैं। और ये भी कहा है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी एक कार्यक्रम था एक ईयर, उन्होंने कहा कि हमने रूस से जो है वो लगातार आयात बढ़ा रहे हैं, रूस हमको कम दामों पर तेल दे रहा है, इससे महंगाई काफ़ी कंट्रोल में है। आगे बढ़ते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से बढ़ेगी जैविक खेती। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव यानी बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो है उससे जैविक खेती को बढ़ाने के लिए काम करने के, इसके लिए जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती, जिसको हमने नेचुरल खेती कहते हैं, ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, 5 बड़े सहकारी संस्थाओं को मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बीज की गुणवत्ता बढ़ाने और पुराने बीजों को संरक्षित करने का एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का गठन करने की बात हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, और लेकिन हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए इसमें कठिनाई आती है। इसीलिए मल्टी कोऑपरेटिव गठन किया जा रहा है। मंद और बंद सहकारी गतिविधियां हैं उनको तेज करने की बात हो रही है। जो धीमे चल रही हैं, जो बंद पड़ी हैं, उनको दोबारा से चालू करना है, धीमे चल रही उनकी गति तेज करनी है। सहकारिता क्षेत्र में असंतुलन का जो है जिक्र करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा है कि देश 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा है जिसको विकसित कहते हैं, विकसित राज्य आते हैं इसमें, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र जो है देश का वो विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। वहीं दूसरा विकासशील श्रेणी में आता है जो मध्य और उत्तर भारत का क्षेत्र है। तीसरा अल्प विकसित क्षेत्र है जो पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्य है। तो इसके आधार पर जो है हमको योजनाएं बनानी है।
वहीं नेफेड प्रोएक्टिव होकर स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के साथ रहकर पैक्स को सक्रिय रूप से मार्केटिंग से जोड़ेगा। पैक्स मतलब जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनको मार्केटिंग से जोड़ने का विषय चल रहा है। वहीं नेफेड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के माध्यम से पैक्स में पहुंचेगा और देश के 51% गांव और 94% किसान किसी न किसी रूप में क्या कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। कोऑपरेटिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किसानों की इनकम को बढ़ाने में भी सहयोगी होंगी, सहायक होंगी। तो सहकारिता एक आंदोलन बने ऐसी अपेक्षा होनी चाहिए। भारत जापान रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत, पहला वायु युद्धाभ्यास करेंगे। तो भारत और जापान के साथ में 2+2 वार्ता हम पहले भी बता चुके हैं। 2+2 वार्ता का मतलब होता है विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संबंधित सामने वाले देश के विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के बीच में बातचीत को 2+2 वार्ता कहते हैं। तो भारत के साथ में जापान पहला वायुसेना अभ्यास करेगी। भारत जापान की 2+2 वार्ता जो चल रही थी, ऐसे भारत जापान नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानकों का सम्मान करती है और साझा वैश्विक संसाधनों की रक्षा करती है। ये विश्व में नियम आधारित देश है। ये वहीं संघर्षों और जलवायु से जुड़ी घटनाओं ने विश्व की आर्थिक स्थिति को खराब किया है, जिससे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के संबंध में गहरी चिंता हो गई। और रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत जापान एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण कर रहे हैं, जो राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता यानी सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित और समावेशी हिंद प्रशांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र, फ्री, खुले, ओपन, नियम आधारित, रूल बेस्ड, समावेशी, इंक्लूसिव, इंडो पैसिफिक जो है जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में लगातार सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और ताइवान के आसपास का जो चीन की आक्रामकता बढ़ रही है, इसको काउंटर करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो ये भारत और चीन का सहयोग जो है लगातार बढ़ रहा है और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ना ये चीन को काउंटर करने के लिए भी बहुत आवश्यक है। वहीं IIT BHU ने खोजी दूषित जल के शोधन की सहज विधि। दूषित जल जो होता है जिसमें कॉपर, निकेल, जिंक जैसे जो भारी धातुएं हैं वो मिक्स हो जाती हैं, उसके कारण से पीने लायक पानी नहीं रहता है। तो वहीं जो वेंटोनाइट क्ले है वो जल में घुल करके जल में घुले हुए जो जहरीली धातुएं हैं उनको अवशोषित करने 90% तक तो अवशोषित कर लेती हैं और जल को क्या कर देती हैं, पीने लायक बना देती हैं। तो ये जो बेंटोनाइट क्ले है वो कैसे बनती है, ये ज्वालामुखी राख से बनाई जाती हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिकेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ ये मृत त्वचा को हटाने वाले गुण भी पाए जाते हैं इसमें। ये त्वचा की एलर्जी, सूजन, संक्रमण, मुहासे, एक्जिमा जैसी दिक्कतों को दूर करने के भी काम आती है। तो ये कुल मिला के ज्वालामुखी राख से बनाई जाती है। ये भट्टी में सुखाई गई गोलियां होती हैं, इनकी 90% तक भारी धातुओं को अवशोषित करके पानी को शुद्ध कर देती है। तो ये जो है इस प्रकार के पानी की शुद्ध करने की जो तकनीक है वो भविष्य में पानी के संकट को, पीने योग्य पानी के संकट को दूर करने में